तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या अब ऑनलाइन देखी या सुनी जाने वाली किसी भी चीज पर भरोसा किया जा सकता है? बहुत बड़ा सवाल है ना? एक जमाना था जब हम कहते थे देखकर ही विश्वास होता है लेकिन लगता है 2026 में ये कहावत अब काम नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं करती। और हमारे पास जो स्रोत हैं आज वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, एक बहुत बड़े संकट की तरफ, जिसे हम सच्चाई का संकट कह सकते हैं शायद। बिल्कुल। ये सारे दस्तावेज मतलब एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। हमारे पास ह्यूमन क्लैरिटी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट है हाँ। जो बताती है कि लोगों का डिजिटल दुनिया से भरोसा कैसे उठता जा रहा है। फिर जीडीपीआर, लोकल और टीआईए के लेख हैं अच्छा। जो ये बताते हैं कि एआई की मदद से होने वाले घोटाले कितने शातिर हो गए हैं। और तो और अमेरिकन इंटेलिजेंस की खतरा मूल्यांकन रिपोर्ट भी है। ये दिखाती है कि कैसे सरकारें धोखे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। एग्जैक्टली। और इसमें डेड इंटरनेट थ्योरी जैसी एक हैरान करने वाली बात भी है जो कहती है कि इंटरनेट पर अब इंसानों से ज्यादा बॉट्स हैं। हाँ, उस पर भी आएंगे अब। तो आज हम इन्हीं सब स्रोतों की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि भरोसे का ये संकट कितना बड़ा है, ये धोखेबाजी काम कैसे करती हैं, और सबसे जरूरी सवाल कि क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। हाँ, चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम सब पर एक भावनात्मक बोझ बन गया है। ह्यूमन क्लैरिटी इंस्टीट्यूट के 2025 के सर्वे से कुछ आंकड़े मिले हैं जो सच में चौंकाते हैं। हाँ, मैंने भी देखे वो आंकड़े। 61% लोग कहते हैं कि वे लगभग हर हफ्ते ऑनलाइन कंटेंट की सच्चाई पर शक करते हैं। हर हफ्ते? हर हफ्ते? और 74% लोगों के लिए सोशल मीडिया सबसे कम भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये है कि हर 4 में से एक व्यक्ति 25%। हाँ, 25% लोगों को अब किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। रिपोर्ट में इसे संज्ञानात्मक बोझ कहा गया है। संज्ञानात्मक बोझ मतलब? आसान भाषा में कहें तो दिमाग पर एक एक्स्ट्रा बोझ, एक थकान, हर चीज को शक की नजर से देखना, सच और झूठ में फर्क करने की लगातार कोशिश करना। ये दिमागी तौर पर बहुत थका देने वाला काम है। हाँ, मतलब अब तो इंटरनेट स्क्रॉल करना भी एक दिमागी कसरत जैसा हो गया है। बिल्कुल। और ये थकान तब और खतरनाक हो जाती है जब हमारी खबरें पाने की आदतें बदल गई हैं। अच्छा, जैसे? देखिए, एक शोध पत्र में न्यूज फाइंड्स मी धारणा के बारे में बताया गया है। न्यूज फाइंड्स मी? हाँ, इसका मतलब है कि हम में से ज्यादातर लोग अब एक्टिवली खबरें नहीं खोजते, सुबह उठकर अखबार नहीं पढ़ते या न्यूज चैनल नहीं लगाते। हमें लगता है कि जो भी जरूरी खबर होगी वो सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंची जाएगी। हाँ, हम एक तरह से पैसिव कंज्यूमर बन गए हैं जो मानते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारी हमें खुद ढूंढ लेगी। और रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की 2025 की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट भी तो यही कह रही है। बिल्कुल वही बात। पारंपरिक मीडिया पर भरोसा घट रहा है और सोशल मीडिया पर निर्भरता बढ़ रही है, खासकर युवाओं में। और यही निर्भरता हमें ऑनलाइन धोखे का सबसे आसान शिकार बना देती है, क्योंकि हम उस जानकारी पर सवाल ही नहीं उठाते जो हमारे फीड में दिखती है। अच्छा, तो यहाँ से मामला और पेचीदा हो जाता है। ये घोटाले इतने असली लगते कैसे हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। मुझे वो पुराने जमाने के ईमेल स्कैम याद हैं जिनमें स्पेलिंग की गलतियां होती थी। हाँ। और उन्हें पहचानना बहुत आसान होता था। अब वो बात नहीं रही। बिल्कुल नहीं। जीडीपीआर लोकल के अनुसार आज के जो एआई स्कैम हैं वो जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। जिससे वो बहुत बहुत असली लगते हैं। एक है डीप फेक वीडियो स्कैम। इसमें किसी जाने माने व्यक्ति का नकली वीडियो होता है ना? हाँ, जैसे किसी कंपनी के सीईओ का नकली वीडियो बनाकर कर्मचारियों को पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा जाता है। और फिर आता है वॉइस क्लोनिंग स्कैम। सच कहूं तो इसके बारे में पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वाकई डरावना है। किसी की आवाज की नकल करने के लिए सिर्फ 30 सेकंड का ऑडियो सैंपल काफी है। बस 30 सेकंड? हाँ। और ये सैंपल किसी के सोशल मीडिया वीडियो से या किसी वेबिनार से भी लिया जा सकता है। तो धोखेबाज आपके किसी करीबी की आवाज में फोन कर सकते हैं, जैसे बच्चे की या पार्टनर की, और कह सकते हैं कि वो मुसीबत में है और उन्हें तुरंत पैसों की जरूरत है। उस घबराहट के पल में सोचना समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस 30 सेकंड, ये तो हद है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस बातचीत का कोई भी हिस्सा मेरी आवाज को क्लोन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा खतरा है। मेरा तो दिमाग ही घूम गया ये सोचकर। इसके अलावा एआई पावर्ड फिशिंग भी है। ये क्या है? ये ऐसे ईमेल या मैसेज होते हैं जो खास आपके लिए तैयार किए जाते हैं।
ये आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से जानकारी उठाते हैं। मतलब बहुत पर्सनल होते हैं। हाँ, वे आपकी रुचियों, आपके काम या आपके दोस्तों का जिक्र कर सकते हैं जिससे वे बिल्कुल असली लगते हैं। और फिर रोमांस स्कैम और पिग बुचरिंग जैसे घोटाले भी हैं। पिग बुचरिंग? हाँ, ये निवेश धोखाधड़ी का एक नाम है, जहां एआई बॉट्स एक साथ कई लोगों के साथ झूठे रिश्ते बनाकर उनका भरोसा जीतते हैं और फिर उनसे पैसे ठगते हैं। इन सब का असल दुनिया में क्या असर हो सकता है? इसका एक भयानक उदाहरण भी है हमारे स्रोतों में। आप हांगकांग वाली घटना की बात कर रही हैं? हाँ, एक वित्त कर्मचारी के साथ जो हुआ। हाँ, ये 2025 की शुरुआत की घटना है। उस कर्मचारी को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पर बुलाया गया और कॉल पर उसकी कंपनी के सीएफओ और दूसरे बड़े अधिकारी थे, या उसे ऐसा लगा। बिल्कुल। असल में वे सब डीप फेक थे। उसे लगा कि वो एक असली मीटिंग में है और उसने $2.5 करोड़ ट्रांसफर कर दिए। $2.5 करोड़? और उसे पता भी नहीं चला कि वो एआई से बात कर रहा था। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हकीकत है। और वो कोई नौसिखिया नहीं था, वो एक अनुभवी वित्त कर्मचारी था। इससे पता चलता है कि हमारी अपनी आंखें और कान भी हाँ, हमें धोखा दे सकते हैं। ये तो हुई अलग अलग घोटालों की बात, लेकिन कुछ स्रोत तो ये कह रहे हैं कि पूरा इंटरनेट ही मतलब फंडामेंटली बदल गया है। हाँ, और यहाँ डेड इंटरनेट थियोरी की बात आती है। पहले लोग इसे एक मजाक या साजिशी कहानी मानते थे। हाँ, लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं वे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? ये सचमुच हैरान करने वाला है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का 51% इंटरनेट ट्रैफिक 51%? इंसानों द्वारा नहीं बल्कि बॉट्स द्वारा चलाया जा रहा है। क्या मतलब आधे से ज्यादा? हाँ, ये इतिहास में पहली बार है कि इंटरनेट पर इंसानी गतिविधि अल्पसंख्यक हो गई है और यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 2022 में ये 47.4% था। एक मिनट, मुझे ये समझने दीजिए। मतलब आधे से ज्यादा इंटरनेट ट्रैफिक असली इंसान है ही नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे आप किसी शहर के सबसे व्यस्त बाजार में जाते हैं और आपको लगता है कि चारों तरफ लोग हैं, लेकिन असल में आधे से ज्यादा लोग सिर्फ पुतले हैं। बहुत अच्छी उपमा है। इंटरनेट अब वैसा ही महसूस होने लगा है। हम एक ऐसे इकोसिस्टम में हैं जहां बॉट्स से बात कर रहे हैं। इसे एआई स्लोप या एंसिटिफिकेशन कहा जा रहा है ना? हाँ, मतलब एआई से बना इतना ज्यादा कंटेंट इंटरनेट पे फैल गया है कि असली और जरूरी जानकारी ढूंढना मुश्किल हो गया है, जैसे किसी साफ पानी के तालाब में कीचड़ घुल गया हो। इसका एक बड़ा उदाहरण तो गूगल जैसे सर्च इंजन है। अब वो सबसे ऊपर एआई ओवरव्यू दिखाते हैं, जो एआई द्वारा लिखे गए सारांश होते हैं। हाँ, तो इससे असली वेबसाइटों पर क्लिक कम हो जाते हैं और एक ऐसा माहौल बन रहा है जहां एआई दूसरे एआई से ही सीख रहा है। बिल्कुल, और असली इंसानी अनुभव और ज्ञान उस लूप से बाहर होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी यही हो रहा है। और जब हम इतने बड़े पैमाने पर बॉट्स की बात कर रहे हैं, तो इसका असर सिर्फ आम लोगों पर नहीं पड़ता होगा। नहीं, सोचिए सरकारें इसका कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। यहीं पर यह मामला और भी गंभीर हो जाता है। हाँ, अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की 2025 की खतरा मूल्यांकन रिपोर्ट साफ कहती है कि चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देश विदेशी सूचना में हेरफेर करने के लिए जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। सक्रिय रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अब कुछ हैकर्स का काम नहीं रहा, ये राष्ट्र राज्य की रणनीति का हिस्सा बन गया है। रिपोर्ट में इसके कुछ ठोस उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे चीन ने 2024 में एआई जनरेटेड न्यूज़ एंकर और नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल का इस्तेमाल अमेरिका में सामाजिक विभाजन पैदा करने वाले मुद्दों पर बहस भड़काने के लिए किया था। और ये नकली प्रोफाइल देखने में बिल्कुल असली लगते थे। हाँ, क्योंकि उनकी प्रोफाइल तस्वीरें भी एआई से बनाई गई थीं। इसी तरह रूस ने एनोडायलॉग जैसे संगठनों के जरिए जनमत को प्रभावित करने और पश्चिमी देशों में शक और अविश्वास का माहौल बनाने के लिए अभियान चलाए हैं। मतलब ये सिर्फ धोखाधड़ी नहीं है, ये एक तरह का सूचना युद्ध है। बिल्कुल, जहां सच्चाई खुद एक रण क्षेत्र बन गई है। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, या क्या हम कुछ कर सकते हैं? देखिए, अच्छी खबर यह है कि इस समस्या से निपटने के लिए कोशिशें हो रही हैं, कानूनी और तकनीकी दोनों स्तरों पर। हाँ, दोनों स्तरों पर। कानूनी मोर्चे पर अमेरिका और यूरोप में काफी काम हुआ है। अमेरिका में 19 मई 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने टेक इट डाउन एक्ट को मंजूरी दे दी। ये एक बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। यह कानून बिना सहमति के बनाए गए अंतरंग डीपफेक को एक संघीय अपराध बनाता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह ठहराता है। लेकिन क्या ये कानून काफी है? टेक्नोलॉजी तो वो कानूनों से हमेशा 4 कदम आगे रहती है। ये एक बहुत ही जायज चिंता है। कोई भी एक कानून रामबाण नहीं हो सकता।
लेकिन ये एक शुरुआत है। एक जिम्मेदारी तय हुई है। हाँ, इसके अलावा यूरोप में EU AI एक्ट है जो पारदर्शिता पर जोर देता है। उसका क्या मतलब है? उसका एक मुख्य नियम यह है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी AI सिस्टम जैसे चैटबॉट या डीपफेक के साथ बात कर रहा हो तो उसे इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए। अच्छा, ये दिलचस्प है। और तकनीक के स्तर पर क्या हो रहा है? क्या टेक्नोलॉजी खुद अपनी बनाई समस्या का समाधान ढूंढ सकती है? कोशिशें तो हो रही हैं। इनमें से एक है C2PA। कंटेंट प्रोवेनेंस एंड ऑथेंटिसिटी के लिए गठबंधन। हाँ, इसमें अडोबी और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। ये एक मानक है जो फोटो या वीडियो में एक तरह का डिजिटल न्यूट्रिशन लेबल जोड़ता है। न्यूट्रिशन लेबल? हाँ, जैसे खाने के पैकेट पर होता है। ये लेबल बताता है कि कंटेंट किसने बनाया, कब बनाया और क्या इसमें कोई छेड़छाड़ की गई है। और गूगल का सिंथ आईडी जैसे वाटरमार्किंग सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है ना? बिल्कुल, जो AI से बनी तस्वीरों में एक अदृश्य वाटरमार्क डालता है। लेकिन इन सब के साथ चुनौती तो यही होगी कि इन्हें हर कोई अपनाए। एग्जैक्टली। जब तक सभी कैमरे, फोन और प्लेटफॉर्म इन मानकों का समर्थन नहीं करते, तब तक इनका असर सीमित रहेगा। तो इसीलिए अंत में जिम्मेदारी हम पर भी आती है। बिल्कुल, हर लड़ाई सिर्फ कानून और तकनीक से नहीं जीती जा सकती। हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी तैयार रहना होगा। तो इसके लिए मीडिया साक्षरता विशेषज्ञ सिफ्ट विधि का सुझाव देते हैं, SIFT। हाँ, ये जानकारी को परखने के लिए 4 आसान कदम हैं। पहला है S, यानी स्टॉप। कुछ भी शेयर करने या उस पर विश्वास करने से पहले एक पल रुकें, खासकर अगर वो कंटेंट आपको भावनात्मक रूप से उकसा रहा हो, जैसे गुस्सा या डर। क्योंकि धोखेबाज अक्सर हमारी भावनाओं का ही फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, रुककर सोचने से हम आवेग में आने से बच सकते हैं। दूसरा है I, यानी इन्वेस्टिगेट। स्रोत की जांच करें। हाँ, ये जानकारी आ कहाँ से रही है? क्या ये कोई जाना माना समाचार संगठन है या कोई अनजान ब्लॉग? आप स्रोत का नाम गूगल या विकिपीडिया पर खोजकर उसकी विश्वसनीयता का अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरा कदम है F, यानी फाइंड। बेहतर कवरेज खोजें। सही। देखें कि क्या दूसरे भरोसेमंद स्रोत भी यही खबर दे रहे हैं। अगर कोई बड़ी खबर सिर्फ एक ही वेबसाइट पर है और कहीं नहीं, तो ये एक चेतावनी का संकेत हो सकता है। बिल्कुल। और आखिरी कदम है T, यानी ट्रेस। जानकारी को उसके मूल स्रोत तक ट्रेस करने की कोशिश करें। हाँ, क्योंकि कई बार पुरानी तस्वीरों या वीडियो क्लिप्स को उनके असली संदर्भ से हटाकर गलत कहानी के साथ पेश किया जाता है। तो ये SIFT मेथड एक तरह की दिमागी कसरत है जो उस संज्ञानात्मक बोझ को हल्का कर सकती है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। हाँ, ये सिर्फ फैक्ट चेकिंग नहीं है, ये इस डिजिटल कोहरे में हमारे दिमाग को शांत और साफ रखने का एक तरीका है। तो आज हमने देखा कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां AI से पैदा हुए धोखे और उसे पहचानने के हमारे तरीकों के बीच एक अंतहीन दौड़ चल रही है। ये सिर्फ सच और झूठ की लड़ाई नहीं है, ये भरोसे की लड़ाई है। और कानून, तकनीक और हमारी अपनी जागरूकता, ये सभी इस लड़ाई के अहम हिस्से हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। ये स्रोत C2PA जैसे तकनीकी मानकों के जरिए भरोसा बहाल करने की बात करते हैं, जो कंटेंट बनाने वाले की पहचान की पुष्टि करता है। हाँ। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां कोई भी एक विश्वसनीय नकली कंटेंट बना सकता है, क्या सिर्फ स्रोत की पुष्टि करने से समस्या का समाधान हो जाएगा? या ये सिर्फ अधिकार का एक नया सिस्टम बना देगा जिसे कुछ बड़ी टेक कंपनियां और सरकारें नेतृत्व करेंगी? एक बहुत बड़ा सवाल है ये। जब सबूत खुद उसी डिजिटल सिस्टम का हिस्सा हो जिसे हम सत्यापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर भरोसे का असल में मतलब क्या है?